अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वफाकी हुकूमत अपने दौर इक़्तिदार का पहला बजट जो है वो पेश करने जा रही है, तैयारियों में मसरूफ़ है। ये बजट ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान IMF से एक बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। 3 साल के लिए तकरीबन जो बातें हो रही हैं, अगरचे माजी में पेश किए जाने वाले बजट में IMF प्रोग्राम में रहकर ही पेश किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान को शदीद माशी चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े माशी चैलेंजेस में कम माशी ग्रोथ आप उसको कह दें, बढ़ते हुए मुल्की और गैर मुल्की कर्जे कह दें, गुर्बत, महंगाई के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी की कम आमद और बरामदात में कमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट शामिल हैं। मुल्क में सियासी तनाव की कैफियत भी मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रही है और इसे बैरूनी अदायगियों के लिए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत हमें दरपेश है। लेकिन IMF की जानिब से नए प्रोग्राम के लिए शराइत भी आयद की गई हैं, जिसके बाद ये वफाकी बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। बजट पेश करने से 2 रोज़ पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5% जो है वो कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद शरह सूद जो है वो 22% से कम करके 20.5 पर आ चुकी है। और हालिया कमी में मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है, जबकि जून 2023 से मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्कअप वो तकरीबन 22% पर था। 12 जून को पेश होने वाले बजट से पहले आज कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने तकरीबन 1500 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी भी दी है, जबकि आइंदा साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ जो है वो 3.6% मुकर्रर किया गया है। यानी आप ग्रोथ जो है 3.6%, इस वक्त तो ये बहुत ही ऐसे लग रहा है कि शायद इसका अचीव करना जो है वो भी एक पहाड़ पर चढ़ना होगा। लेकिन लेट्स सी, कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने तकरीबन 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक माली साल 2029 तक शरह नमू जो है वो 6% तक जाने की पेशन गोई की गई है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की जानिब से आइंदा 5 साल में माशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखने की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल बजट में ज़राअत की जो ग्रोथ है वो उसका हदफ 2% रखा गया है, जबकि सनती ग्रोथ जो है उसका हदफ 4.4% रखा गया है। दूसरी जानिब आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराइल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। और तमाम सेल्स टैक्स छूट जो है वो ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन वो एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी तरह इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह जो है वो मजीद 1% बढ़ाने का इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी जो रेवेन्यू है वो मुतवक्के है। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से आइंदा माली साल महंगाई की शरह भी बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, लेकिन एक्सपोर्टर्स जो हैं उन पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर भी जो है वो इत्तेफाक कर लिया गया है। और वो एक्सपोर्टर जिन्होंने रवां साल से 86 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया है, IMF ने तनख्वाहदार, सैलरीड जो एम्प्लॉई हैं, गैर तनख्वाहदार और दीगर ज़राए से इनकम हासिल करने वाले तमाम अफराद को एक ही कैटेगरी में शामिल करके एक ही स्लैब के तहत लाने और इनकम टैक्स की बलाई हद को 35% से बढ़ाकर 45% करने पर इसरार भी किया है। जबकि हुकूमत जो है वो टैक्स की जो इनकम है उसकी सालाना हद को, जो कि मिनिमम जो थ्रेशोल्ड होता है टैक्स का, 9 लाख रुपए तक बढ़ाने पर वो बज़िद है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 45% करने पर राज़ी नहीं है फ़िलहाल। अलबत्ता काबिल टैक्स जो इनकम होती है वो तकरीबन 6 लाख रुपए सालाना की मौजूदा हद को बरकरार रखने के लिए तैयार है। अब तनख्वाहदार तबके ने रवां माली साल के 11 माह के दौरान 325 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया, जो कि जून के इख्तिताम पर 360 अरब रुपए हो जाने की तवक्को है। अगर IMF की तजावीज़ कबूल कर ली जाएं तो अगले माली साल तनख्वाहदार तबका 540 अरब रुपए टैक्स अदा करेगा, जिसके असरात को ज़ायल करने के लिए जो तनख्वाहों में 30% इजाफा भी काफ़ी नहीं होगा। लेकिन IMF और हुकूमत के दरमियान एक्सपोर्टर्स पर टैक्स तब्दील करने के लिए समझौता तकरीबन तय पा गया है, जिसके मुताबिक एक्सपोर्टर्स पर आयद मौजूद जो 1% इनकम टैक्स है उसको कम अज़ कम तस्वर किया जाएगा और एक्सपोर्टर्स को अपने अखराजात और आमदनी से मुतालिक दस्तावेज़ात जमा करानी होंगी, जिससे एक्सपोर्टर्स से टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। रवां माली साल की बात की जाए तो इस साल अहम माशी अहदाफ पूरे करने में
में नाकामी का सामना फिलहाल है। रवा माली साल के दौरान माशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही, जबकि औसत महंगाई जो है वो 21% सालाना हदफ के मुकाबले में 23.2% रही। सनती तरक्की की बात की जाए तो सालाना 3.4% हदफ भी पूरा नहीं हो सका। रियल स्टेट की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ की बात करें, रिहाइश की बात करें, खुराक के शुबे की बात करें, उसमें बेहतर कारकर्दगी तो हुई, लेकिन बिजली, गैस और होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अहदाफ जो हैं वो हम पूरे नहीं कर पाए। अब फीकस आमदनी की बात करें, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी आई है। ज़री शुबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड की गई। अहम फसलों की पैदावार 3% हदफ के मुकाबले में 16.8% रही। गंदम, चावल, मकई समेत बड़ी फसलों की पैदावार में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई। एक तरफ हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम है, तो दूसरी जानिब IMF के साथ बहुत से मामलात पर इत्तेफाक भी नहीं हो सका। ऐसे में हुकूमत जो बजट पेश करेगी, क्या वो अवामी उमंगों पर पूरा उतर सकेगा? क्या हुकूमत आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्सों में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बताइएगा कि बजट पेश होने जा रहा है, IMF से मामलात जो हैं वो भी आप लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कम से कम हम वेंटिलेटर से उतर आए हैं और सांस लेना हमने खुद से शुरू कर दिया है? मतलब कोई अच्छे ऑप्टिक्स इकोनॉमी में नजर आना शुरू हो गए हैं, या अभी ये सफर जो है ये काफी कठिन होगा? जी मिफ्ता साहब। देखिए, दोनों बातें दुरुस्त हैं। आज पिछले हफ्ते जो खबर आई थी कि जो शरह नमू है, सॉरी, जो अफरात ज़र है उसमें कमी आ गई है, उसके नंबर में कमी आ गई है, और पिछले महीने सिर्फ 11% था और इस साल में सिर्फ 24, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस साल में अब तक 24% है। आज खबर आई है कि शरह सूद जो है उसमें 1.5% कमी की है और 20.5% हो गया। तो इससे कुछ उम्मीद तो बन सकती है कि जो मईशत है उसके अंदर कुछ जान आएगी, और शायद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर रही थी वो शायद नहीं गिरेगी, और अल्लाह करेगा तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक जिस तरह टैक्स बढ़ाया जा रहा है इनकम के ऊपर, बरामदात के ऊपर, और जो एग्जाम्पशन ख़त्म किए जा रहे हैं कैपिटल मार्केट्स पे, जो आपको बैंक डिपॉजिट्स वगैरह पे, तो उससे मनफी असरात भी होंगे। और ख़ास तौर पे जो सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा मायूब है, क्योंकि उससे ज़ाहिर गरीब लोगों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ जो हमारी ख्वाहिश थी या उम्मीद थी कि हुकूमत आते ही NFC अवार्ड की बात करेगी और वो सूबों से बात करेगी, और वफाक जो है वो ज़रूरी टैक्स पे और प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ इसमें वफाक को हिस्सा मिलेगा, और वफाक उन चीज़ों को टैक्स करना शुरू कर देगा। वो नहीं हुआ तो हम फिर भी वही जो टैक्स दहंदगान हैं उन्हीं के ऊपर अपना ज़ोर लगाएंगे, और जो बड़ी बड़ी अराज़ी रखी हुई हैं हज़ारों एकड़ों की ज़राअत की, या जो हमारे बहुत ज़्यादा साहिब सरवत लोग शहरी इलाकों में जिनकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम जो है वो मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ये एक हुकूमत ने मिस की अपॉर्चुनिटी, लेकिन कुछ अच्छी खबरें तो हैं इन्फ्लेशन के मुताबिक, इन्फ्लेशन की के इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट। मिफ्ता साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन देखिए मैं दो तीन चीज़ें हैं। पूरे पाकिस्तान में सोने की सिर्फ 20 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। मैं आप ही की गुफ्तगू देख रहा था कहीं पे, 10 साल के 78% पाकिस्तानी बच्चे पढ़ नहीं सकते। हम कर रहे क्या हैं इस मुल्क के साथ? मतलब कुछ ऐसे फैसले तो करने पड़ेंगे जिससे कि जो है वो वे फॉरवर्ड वाजे होना चाहिए। तो अगर ये बजट भी, इसमें भी हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं तो कब होगा फिर ये? देखिए, मैंने 2 दिन पहले लिखा था, जंग में भी आया था, कि हमने एक और साल ज़ाया कर दिया, NFC की बात ना करके एक और साल ज़ाया कर दिया। देखिए, फंडामेंटल रिफॉर्म्स आप जब तक नहीं करेंगे और अगर आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे, तो ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जिससे मुल्क आगे बढ़ जाए, लोग जाहिल रहें, लोग गरीब रहें। ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हमने ये देखा है, जो अभी जो खबरें आ रही हैं कि बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है PSDP,
जो बजट है वो 1500 अरब रुपए का करेंगे, जबकि इस साल में ख्याल से 5 साढ़े 500 अरब जी। रुपए खर्च हुए उस पे। यानी कि आप 3 गुना एक प्रोग्राम को कर रहे हैं जो आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये क्या होते हैं, ये एमएनए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें गैर ज़रूरी होती हैं। नालियाँ डालना वगैरह-वगैरह जो कि हम इस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम कम कर सकते थे। जब आप 8,000 अरब रुपया सूद भर रहे हैं और आपका 6,000 अरब रुपए का डेफ़िसिट आ रहा है, तो आपको कुछ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। लेकिन जब वफ़ाक अखराजात इस तरह कर रही है और सूबे अखराजात इस तरह कर रहे हैं, जैसे वो समझते हैं कि कोई मुल्क में मसला ही नहीं है। लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो गरीबों के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा के आ रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स से लेके दे रहे हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में हॉरिज़ॉन्टल इक्विटी नहीं होगी कि बराबर तनख्वाह, बराबर आमदन वाला बराबर टैक्स दे, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ज़राअत का हो, या चाहे वो किसी दुकान का मालिक हो, बराबर इनकम बराबर टैक्स दे। और वर्टिकल इक्विटी होनी चाहिए कि जिसमें साहिब सरवत लोग, अमीर लोग जो हैं, वो ज़्यादा टैक्स दें बनिस्बत गरीब के। मिफ्ता साहब, दूसरा ये बताइएगा, ये जो मार्कअप है, इंटरेस्ट रेट है, ये तो होना तो ये चाहिए था कि 4% जो है वो उसको नीचे लेके आते। हमें वो दौर भी याद है जब 6% मार्कअप था, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, ग्रोथ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो रही थी। अब इसमें असल सवाल ये है कि हमारी हुकूमत जो है, उन्होंने जो डोमेस्टिक कर्जे लिए हुए हैं उस पर हज़ारों अरबों रुपए जो है वो शरह सूद में अदा किए जा रहे हैं। इस पॉलिसी को थोड़ा सा एक तो हमें समझा दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। दूसरा, क्या आपको समझ आ रही है कि इतना हाई मार्कअप रखना अभी तक, डज इट मेक एनी सेंस? नो। मैं ये समझता था, जैसा आपने कहा आदिल भाई, कि 3 से 4% कम हो सकता था। 4 थोड़ा अगर ज़्यादा था तो 3 तो कम हो सकता था। लेकिन किसी सूरत में 2 से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल चलें, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन 2% से कम तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था। आपका 22% शरह सूद से 20.5 किया है, लेकिन आपका जो लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन आया है वो 11% आया है। आपका पिछले 6 महीने के अंदर कोई इतना ख़ास इन्फ्लेशन नहीं था, तो आप कम कर सकते थे। और जब आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते तो हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं, हुकूमत को सूद देने पड़ता है। और क्योंकि हुकूमत के पास वो पैसे नहीं होते, तो हुकूमत जो है वो नोटें छपवाती है स्टेट बैंक से, जिससे महंगाई और बढ़ती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके कोई ये थोड़ा सा कम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन स्टेट बैंक ने कुछ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव खेला। उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि जो आजकल हॉट मनी पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि डॉलर आ रहे हैं इनके पास, उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि उसमें कमी ना आ जाए। तो ये फिर से थोड़ी सी हॉट मनी की गेम हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने स्टेट बैंक ने ये फ़ैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि कम से कम आधा फ़ीसद और होना चाहिए था, शायद 1.5% और होना चाहिए था। अच्छा, इसमें मिफ्ता साहब, ये हॉट मनी की आपने बात की, तो मुझे और आपको तो अंदाज़ा है कि ये क्या होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपसे सवाल मेरा इस पे यही है कि क्या हॉट मनी क्या होती है? जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो धड़ाधड़ आपके पास डॉलर्स आ रहे होते हैं और लोग उस पर माहाना मुनाफा कमा रहे होते हैं, और लेकिन आखिर में फिर दिवालिया मुल्की मईशत का ही निकलता है। उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे अगर आर्बिट्राज कर लें कि अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है और आपको इधर 20% मिल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि ये डॉलर नहीं नीचे जाएगा, तो आप 20% कमा लें, 2% महीने के कमा लें। और जहाँ पे आप मगरबी ममालिक में रखते हैं तो आपको साल के 5% मिलते हैं, यहाँ पे 20% मिलते हैं। तो कुछ पैसे लोग जो है वो इधर डाल देते हैं, हम फिर उसको सूद के साथ वापस जी। करते हैं। ये एक पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी स्टेट बैंक की इफेक्टिवली ये पॉलिसी हो गई है। अच्छा, और मिफ्ता इस्माइल साहब, आखिर में रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें, क्या उन पे सीधा सीधा टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? एमनेस्टीज भी बार बार आई, लेकिन हमें पता है कि कितना मतलब वो सेक्टर ना तो मॉनिटर हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ वो उसको हम काबू कर लें तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं पाकिस्तान में। देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होना चाहिए आदिल भाई जिसको कि आप टैक्स ना लगाएं। भाई, अगर आप इस पाकिस्तान में पैसे कमा रहे हैं तो हम तो आपको कमाने पे टैक्स दे रहे हैं ना।
अगर आपने करोड़ों रुपया कमाया है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में या प्रॉपर्टी के अंदर, या आपने फाइलें बेच के, जो भी जिस वजह से भी आपने कमाया, तो आप टैक्स दें। इसके साथ साथ अगर आप बहुत साहिब सरवत हैं और आप अरबों की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसके ऊपर छोटा प्रॉपर्टी टैक्स तो दें ना। जो आपके सड़कें बनती हैं, जो आपकी स्ट्रीट लाइट लगती हैं, जो आपको सिक्योरिटी मिलती है आपके मकान को, आपके अगर आपके खुद अपने आपको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उसके खर्चा होता है, और वो खर्चे के अंदर आपको हिस्सा डालना ज़रूरी है। लेकिन हम जो है वो अमीर लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, और हमने फिर 1 साल ज़ाया कर दिया। और मैं इसका नुकसान ये होता है आदिल भाई कि देखें 9 करोड़ लोग लास्ट ईयर ख़त गुर्बत में थे। वर्ल्ड बैंक ने कहा 1 करोड़ लोग और जाएँगे, और मैं समझ रहा हूँ कि 1 आध करोड़ लोग और अगले साल ख़त गुर्बत में जाएँगे, अगर आप महँगाई कम नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं बढ़ाएँगे। लेकिन हमने फिर वो 1 साल ज़ाया कर दिया, और जो बेसिक हुकूमत को चीज़ें करनी थी वो हुकूमत ने नहीं की है। मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आप ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, वेंसडे को बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, और इसी पर हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 1.5% उसमें कमी का ऐलान कर दिया है। अब बजट से 2 रोज पहले इस कमी को आप कैसे देख रहे हैं, इस फैसले को? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत ही मुनासिब स्टेप है, और हम चाह रहे थे कि काफी दिनों से ये हो, इसलिए कि अफरात ज़र में नुमायां तौर पर कमी आई है। अब पिछले महीने अब आप देखिए कि 11.8% पे रहा हमारा अफरात ज़र का पैमाना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मुनासिब स्टेप लिया है, और इसके नतीजे में जो बजट पर जो डेट सर्विसिंग पे जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने सरसूद को इतना कम, कुछ और भी कम किया आगे चलकर, तो इंशाल्लाह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फिर से कुछ मेरे ख्याल से इजाफा होने लगेगा इंशाल्लाह। देखिए, अब डॉक्टर साहब, ये बजट ऐसे वक्त में पेश हो रहा है, IMF से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट और ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स जैसे मामलात पर भी इत्तेफाक फिलहाल नहीं हो सका है। इससे पहले डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका था। ये मामलात किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को तो अपने आइन के तहत हर साल बजट पेश करना है, और वो एक मुकर्ररा वक्त पे पेश करना होता है। जिस हद तक बातचीत हुई है अभी तक, और रोजाना तकरीबन IMF से बातचीत चल रही है रिमोट बेसिस पर, तो यकीनन कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी होगी, और उसके बेसिस पर इंशाल्लाह परसों बजट पेश कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, इस वक्त जो डॉलर वर्सेस रुपये का रेट चल रहा है, क्या ये आपको नेचुरल लग रहा है? देखिए, इस पे भी मेरे ख्याल से बातचीत हो चुकी होगी, और फिर तय हो जाएगा। और जब IMF के साथ अगर एग्रीमेंट हमारा 3 साल का हो जाता है, तो IMF जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वगैरह वगैरह है और प्रोजेक्शंस, उसमें से हम देखकर वाज़ेह तौर पर कह पाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग किस पॉइंट पे हुई है, और रुपए की कदर प्रोजेक्शन अगले साल क्या लेवल पे किया गया है। अच्छा, इस साल FBR और रेवेन्यू का हदफ जो है वो 9,400 अरब रुपए रखा गया है, जबकि पहले 11 माह में टारगेट के मुताबिक 84 अरब रुपए कमी थी। क्या ये टारगेट आपको मुकम्मल होता नजर आ रहा है? मुश्किल है, मेरे ख्याल से 150 से 200 अरब की कमी रहेगी। अच्छा, और अगले माली साल की अगर बात की जाए, 2000 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है। क्या ये वे फॉरवर्ड है, रियलिस्टिक अप्रोच है? देखिए, 2000 नहीं, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि कम से कम 3000 अरब अच्छा इजाफा होगा, और टारगेट जो है अगले साल का वो 12.5 और 13 खरब के बीच में होगा। तो ये तो बहुत बड़ा इजाफा है, 35 से 40% का, और इसको हासिल करने के लिए बेशुमार इक़दाम लेने पड़ेंगे। और ऐसा ना हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बढ़ाने का कोशिश की जाए और रेट्स बढ़ा दिए गए, और जो एग्जेम्प्ट आइटम्स है उनको भी टैक्स कर दिया गया। ये सरासर गलत पॉलिसी होगी। हमें अपने टैक्स के जाल को फैलाना है, और मुल्क की जो एलीट है
उनको बहुत कम उन पे टैक्सेशन इस वक्त लग रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत होगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने ताजिर दो स्कीम मुतारिफ करवाई है, उसके दूसरे मरहले में 24,000 ताजरों ने खुद को रजिस्टर किया, लेकिन हदफ 30 लाख है। बड़ा चैलेंज है। वैसे क्या हुकूमत को करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ और वॉलंटरली वो फाइल नहीं करते हैं और कंपल्सरली एक रिटर्न जो है वो नहीं सबमिट करते हैं और मंथली जो पेमेंट है वो नहीं करते हैं, तो हमें बिजली का विदहोल्डिंग टैक्स के निजाम को वापस पूरी तौर पर लाना पड़ेगा और उनके रेट्स में इजाफा करना पड़ेगा, ताकि टैक्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू हम विदहोल्डिंग कर पाए। अच्छा सर, पाशा साहब, इन्फ्लेशन की अगर बात करें 30% से कम होकर तकरीबन 17 पर आ चुकी है। बजट के बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इसमें कमी आएगी मजीद? देखिए, शरह की कमी में एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पिछले साल के मई के महीने में सबसे ज्यादा अफराद ज़र थी, 38%। ठीक। तो जब बेस इतना हाई होता है तो इस साल की मई की फिगर में इन्फ्लेशन कम हुआ। ये आर्टिफिशियल था। आप देखें तो तकरीबन इस वक्त भी असल में 16, 17, 18% है और इम्कानात ये हैं कि आने वाले साल में अगर रुपए की कदर में कमी आती रहे और अगर टैक्सेस के इनडायरेक्ट टैक्सेस में खास तौर पे इजाफा करना मजबूरन पड़ा और तीसरा अगर बाहर की कीमतों में कुछ इजाफा होना शुरू हुआ, जिस तरह तेल में आहिस्ता आहिस्ता फिर से इजाफा हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 11% के रेट पे रहेगा और इम्कानात ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बढ़ जाएगा। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है जिसके बाद कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां पैदा होने लगी हैं। हद तक इज्जत बिल हो या फिर विफाक और पंजाब के बजट की तैयारी हो, बकौल पीपल्स पार्टी नून लीग ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और उन्हें हद तक इज्जत बिल और बजट के बारे में कुछ मालूम नहीं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान के दस्तखत के बाद हद तक इज्जत बिल जो है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। हद तक इज्जत बिल 2024 के तहत टीवी चैनल और अखबारात के अलावा फेसबुक, टिकटॉक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कशी पर तकरीबन 30 लाख रुपए जुर्माना जो है हर्जाना होगा। केस सुनने के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो कि 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो सुनेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है। मुल्की चैनल के खिलाफ जो हद तक इज्जत का दावा है वो करने के लिए बरतानिया जाया जाता है क्योंकि वहाँ वक्त कम लगता है और फ़ौरन फैसला भी हो जाता है। एक ऐसा वक्त आएगा जब सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मुनाफरत के बायस लोगों के गले कटेंगे और FIA साइबर विंग कहेगा कि इससे निमटना हमारा काम ही नहीं है। इज्जत का कानून सबके लिए है। आप किसी की इज्जत उछाल दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तक इज्जत तो है ही नहीं ना। और डिजिटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन नहीं। एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर लोगों पे हमले हो रहे होंगे क्योंकि मुनाफरत और नफरत फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर और FIA साइबर विंग कहेगा कि हमारा काम नहीं है कर। पंजाब असेंबली से बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी का कोई रुकन असेंबली ऐवान में मौजूद नहीं था और पीपल्स पार्टी के मुताबिक उनसे इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई। हमने आपको वोट दिया है और वो इसलिए नहीं दिया कि आप बजट भी अपने किचन में बैठ के तैयार कर लें। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो आपकी मेजर कोलिशन पार्टनर है, आपने उससे भी ये जहमत गवारा नहीं की कि उसको इन तजावीज में या इस मशावरत में आप शामिल कर लें। इस हद के इज्जत बिल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लाइव विद आदिल शाज़ेब में गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। आप इसमें किरदार अदा करेंगे तो उसका मतलब ये है कि फिलहाल आप इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। फिर देखे ना, जो जब किसी मामले में भी डेडलॉक पैदा हो जाता है तो फिर वो बात ठीक नहीं होती। बात चीज से जो है वो चीजें आगे बढ़ती हैं और मैं समझता हूँ कि टेबल पे बैठ के जो बात है वो ही ज्यादा बेहतर बात है। ऐसे में आप पंजाब हुकूमत को क्या एडवाइस करेंगे, क्या उनका इस वक्त किरदार होना चाहिए?
देखें, पंजाब हुकूमत को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक इशू अगर बन गया है तो इसको दोबारा से देखा जाए, बैठें, आपके साथ बैठें, मुख्तलिफ न्यूट्रल्स लोगों को बैठाएं, बिल को सामने रखें, उस पर डिस्कशन करें। पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद हद तक इज्जत बिल कई रोज तक गवर्नर पंजाब के दस्तखत का मुंतजिर रहा। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर बनते ही हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असेंबली को वापस भिजवा दिया। आज गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हद तक इज्जत जो बिल था वो बाकायदा कानून बन चुका है। हद तक इज्जत के बिल के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर इस बिल में कोई कमी रह गई है तो इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मसले का हल निकाला जाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल मंजूर किया, अच्छा नहीं होगा कि जो एतराज़ात हैं वो दूर कर लिए जाएं? एक फ्रूटफुल डायलॉग होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए था। बिल्कुल मैं इस बात से मुत्फिक हूँ। अगर नहीं हो सका किसी वजह से तो इसमें कौन सा वक्त गुजर गया, अब भी हो सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि इसमें तरमीम की जरूरत है, उन्हें इसके ऊपर बड़ी पॉजिटिव और बड़ी इफेक्टिव गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत के बाद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था कि उन्होंने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत नहीं किए और इस मामले पर बातचीत का आगाज हो गया था, लेकिन अब तो दस्तखत भी हो गए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की तैयारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के मुताबिक मुजव्वज़ा बजट से लाइल्मी का उन्होंने इजहार किया और उनका ये कहना था कि कैसा बजट हुकूमत ने कुछ ना बताया, ना एतमाद में लिया। नून लीग निष्कारी पॉलिसी हो, टैक्सेस हो, तरक्याती प्रोग्राम हो, उस पर क्या कर रही है, वफाकी वजारतों के मंसूबे में क्या नया है, क्या पुराना है, हमें कुछ नहीं बताया गया। क्या पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को वोट देगी? मुस्लिम लीग नून की सोलो फ्लाइट की वजूहात क्या हैं? हद तक इज्जत बिल के खिलाफ पीपल्स पार्टी कोई इकदाम क्या उठाएगी? इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर ये बताइएगा, ये जो हद तक इज्जत बिल वाला मामला है, अब आपके गवर्नर साहब तो बाहर चले गए लेकिन वो मंजूर हो चुका है। अब इस पर पीपल्स पार्टी की इस वक्त पॉलिसी लेवल की अगर बात की जाए तो क्या आपकी स्टैंडिंग क्या है, पोजीशन क्या है? क्योंकि बिल तो अब कानून बन चुका है। अब अगर साहब, पहले बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये बिल क्या किसी खिला से आ गया, अचानक आ गया, ये किसी खास इरादे से आया है या इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी? जी, पाकिस्तान में डेफर्मेशन का कानून तो ऑलरेडी है और पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का, जुडिशरी का, अदली फौज का, सहाफियों का, जिस तरह सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया के अंदर भी इस्तेहसाल हुआ या तज़हीक हुई या उनकी पगड़ियां उछाली गई, इसके ऊपर बड़े तवील अरसे से मीडिया की भी डिमांड थी, सियासतदानों की भी डिमांड थी, अदालतें भी कह रही थी कि जी आपके यहाँ जो डेफर्मेशन लॉज हैं वो कमजोर हैं। दुनिया की हम मिसालें देते थे कि जी दुनिया में तो बड़े तगड़े लॉज हैं और इसलिए वहां पे जिम्मेदारी है। तो ये एक जेन्युइन नीड महसूस हो रही थी कि हाँ, जो कानून है ये तो बनना चाहिए, इसके तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अब वो कैसे हो और कितनी हो, ये एक बहस थी और उसका एक तरीकाकार ये था कि हुकूमत वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने अगर इसको इनिशिएट किया तो वो मशावरत का अमल पहले करती। पहले तो बात यह है कि मशावरती अमल उनको अपनी असेंबली से करना है। पहला जो है वो मुख्तलिफ जमातों से, मुख्तलिफ ग्रुप से मशावरती अमल करते और फिर स्टेक होल्डर्स के तौर पे साफियों से भी बात करते, जो कंपल्सरी नहीं है, लीगली वो बाउंड नहीं है, काम असेंबलियों का है, लेकिन स्टेक होल्डर से मुशावरत करने से चीजें इंप्रूव हो सकती है तो करनी चाहिए। बहुत अच्छा अमल है और उन्होंने ये काम किया, लेकिन जिस तरह हुआ वो यूं लगा कि बड़ा हेस्ट में हो गया है और इससे कोई इरादे अच्छे नहीं है। जिस तरह बिल पास हुआ और गवर्नर साहब का पहले तयशुदा शेड्यूल था वो बाहर चले गए, फिर पीपल्स पार्टी पे एक चढ़ाई होगी। पहले मुस्लिम लीग को बहुत बुरा भला कहा गया, फिर पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा भला कहा गया, जी ये तो मुकमुका है, ये तो 2 नंबरी है, पता नहीं क्या क्या कहा गया, जो कि बड़ा नामुनासिब है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत को चाहिए था कि वो आपकी बॉडीज के साथ एंगेज थी, वो मुशावरत करते, वो बाकी अपने इत्तेहादियों से भी करते, बजट पे भी करनी चाहिए, इस पे भी करनी चाहिए। इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है, लेकिन ये नहीं हुआ और ये बिल जल्दी में सही, हेस्ट में सही, किसी तरह ये पास हो गया। अब इसको गवर्नर साहब रोक देते तो क्या हो जाता? रोक देते
फिर वापस आ जाता, वो बाहर चले गए, उनके गवर्नर ने पास कर दिया, ना करते और 15 दिन बाद पास हो जाता ऑटोमेटिकली। हाँ, अब सवाल आया कि इसमें कुछ गलतियां आ गई, जो आपकी दानिश में गलतियां हैं हुकूमत की दानिश में नहीं है। इसके ऊपर एक मुबाहिसे की जरूरत है। हुकूमत के अपने लोग, मुस्लिम लीग के अपने लोग भी कह रहे हैं, यानी एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मैंने खुद सुने कि इस कानून को ज्यादा बेहतर मुशावरत होनी चाहिए थी, अब भी कर लेनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि मुशावरती अमल होना चाहिए। जो बिल बन गया उसके ऊपर लकीर को पीटने की बजाय, एक दूसरे को ललकारने की बजाय, हुकूमत को चैलेंजेस देने की बजाय, हुकूमत कह रही है कि आए बैठ जाते हैं, हम भी कह रहे हैं बैठना चाहिए, आप भी कह रहे हैं बैठना चाहिए, और बैठ के इस कानून को देखना चाहिए दोनों के नुक्ता नजर से। आप देखिए कि कानून में क्या सुकम बना है जिससे आपका आजादी इज़हार राय मुतासर होने का इम्कान है, और हुकूमत सियासतदानों की तरफ से या बाकी सोसाइटी की तरफ से जिसकी वो नुमाइंदा है, वो ये देखे कि आपको आजादी भी होनी चाहिए और आपको किसी की पगड़ी उछालने का हक भी नहीं होना चाहिए, खा वो कोई सियासतदान हो, खा वो कोई जज जनरल हो। कायरा साहब ठीक है, आपने कायरा साहब बड़ा तफसीली जवाब दिया। मुझे ये बताएं, ये जो अब कानून बन चुका है, उसूली तौर पर आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है जी। ये तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप एक और कंट्रोवर्सी छेड़ना चाहते हैं ना। नहीं, मैं तो कायरा साहब आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल प्रोग्राम किया भी है और सुना भी है जी। यही सवाल हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की क्या राय है। पीपल्स पार्टी की राय हमेशा आजादी इजहार, बट हर आजादी के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ आजादियां हैं, फ्रीली आजादियां नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कानून बन गया है, इस कानून के अंदर जिस बात को आप गलती समझ रहे हैं, आप भी फ्री माइंड के साथ बैठिए, हुकूमत भी बैठे, अपोजिशन भी बैठे, हुकूमत के इत्तेहादी भी बैठ जाए और बैठ के बिल्कुल डिबेट करें, और उसमें जो खामियां खराबियां हैं एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझ के हालात के पेश नजर इस कानून को इम्प्रूव किया जाए, जो वक्त का तकाजा है, और उस इम्प्रूवमेंट के बाद उसमें अमेंडमेंट कर ली जाए। चलें, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, ब्रेक के क्रिकेट की बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ इंडिया के हाथों फिर शिकस्त खा गया। कौमी टीम 20 ओवर्स में 120 रन्स भी ना चेस कर सकी, और पूरी उनकी बैटिंग जो लाइनअप है उनमें से सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने जो है वो स्ट्राइक रेट उनका 100 से ऊपर था। बाबर आजम ने 130 के स्ट्राइक रेट से 13 रन्स बनाए, फ़खर जमान ने 162 के स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों पर 13 रन्स बनाए, जबकि नसीम शाह ने 250 के, खुद एक बॉलर है वो, उसके स्ट्राइक रेट से 4 गेंदों पर 10 रन्स बनाए। बाकी रिजवान से इफ्तिखार अहमद तक किसी ने भी मैच जीतने के लिए नज़र नहीं आ रहा था कि वो खेल रहे थे। पाकिस्तान जो है वो इनिंग में 7 फुल टॉस गेंदें मिली, जिनमें से सिर्फ एक पर जो है वो बाउंड्री मिली। तेज तरीन फॉर्मेट में सुस्त तरीन बैटिंग ने आसान हदफ को भी मुश्किल बना दिया। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया है। मोहसिन नकवी के मुताबिक उन्हें नहीं लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद उन्हें यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, और अब वक्त आ चुका है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। न्यूयॉर्क में खेले गए पाक इंडिया मैच में इंडिया ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए, जिसके जवाब में कौमी क्रिकेट टीम जो है वो 20 ओवर्स में 114 रन बना सकी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बैटिंग की नाकामी को मैच की उन्होंने शिकस्त की वजह बताई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में दूसरी शिकस्त है। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका के हाथों शिकस्त खा चुका है, जो कि नई नवेली टीम है। अब पाकिस्तान के आलमी कप T20 के अगले मरहले में जाने के इम्कानात जो हैं वो मादूम हो चुके हैं। बात वही आ गई कि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान अब बाकी माइंदा दोनों मैच जो है बड़े मार्जिन से जीते और अमेरिका या इंडिया अपने दोनों मैच हारे तो पाकिस्तान के लिए कुछ इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी मालूम होती है कि इस T20 आलमी कप में पाकिस्तान मजीद 2 मैच ही खेलेगा। इनमें से एक मैच आयरलैंड के खिलाफ होगा। आपको याद दिलाते चलें कि आयरलैंड वही टीम है जिसने 2007 के 50 ओवर्स के आलमी कप में जो है वो पाकिस्तानी टीम को बाहर कर दिया था। इंडिया से शिकस्त पर शायकीन ने
कौमी टीम को आड़े हाथों लिया और अपने गम गुस्से का इजहार भी किया है। उनके मुताबिक शिकस्त की जिम्मेदार जो है वो बैटिंग हमारी थी, बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया था, सिलेक्शन जो है मेरिट पर नहीं हुई, दोस्तियां निभाई गई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। क्या वजह हुई, क्या टीम के साथ साथ मैनेजमेंट में भी तब्दीली की ज़रूरत है, खुसूसन पीसीबी की? गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ साबिक क्रिकेट यासिर अरफात मौजूद हैं। यासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या हुआ, कुछ आपको समझ आई कि अचानक एक अमेरिका से हारना, फिर इंडिया से तकरीबन जीता हुआ मैच उनको जाके प्लेट में दे देना? देखिए आदिल भाई, हमें तो बिल्कुल समझ है, हमें तो इनसाइड आउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से रन भी हो रहा है और जिस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से चेयरमैनशिप और ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती है बंदा टीवी पे आके या सोशल मीडिया पे आके बात नहीं कर सकता। मगर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कल और बल्कि जो यूएसए से भी पाकिस्तान टीम हारी। मैं बल्कि एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ही, बल्कि वहाँ पे एक फैन पार्क लगा हुआ था, इंडियन और पाकिस्तानी क्राउड वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग आए हुए थे। तो इतनी खुशी हो रही थी, कौमी तराना बज रहा था, इतनी सर्दी के बावजूद लोगों का देखें, इतनी बुरी क्रिकेट रिसेंट पास में पाकिस्तान ने खेली, उसके बावजूद भी लोग देखें मुल्कों सफर करते हैं, खर्चा करके जाते हैं। कल इतनी सर्दी में सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनकर लोग इस जज्बे से वहां पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में बैटिंग की, बहुत ही डिसअपॉइंट किया। और इसमें इस 120 के टारगेट को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही सेंसिबल तरीके से पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी। मगर बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप इस वर्ल्ड कप को भी छोड़ दें। पिछले वर्ल्ड कप में देखें, जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, तो आपकी तसलसल ये जो परफॉर्मेंस आ रही है वो 1 या 2 दिन में नहीं है। आपकी जो 3-4 साल से जो क्रिकेट रन की जा रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है इसमें, तो ये पाकिस्तान का वो हाल है जो हॉकी का हाल हो चुका है। तो अब दुआओं के अलावा, जिस तरह आपने भी कहा, दूसरी टीमों पर डिपेंड हम कर रहे हैं, रन रेट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमेशा से हमारा पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट में यही हाल होता है। यासिर साहब, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, वे फॉरवर्ड आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की और बड़ी सर्जरी की बात कर रहे हैं। देखें, उस सर्जरी के लिए आपको एक सर्जन भी चाहिए, और वो सर्जन जो कि सर्जन कॉम्पिटेंट, जो जिसने कॉम्पिटेंस हो, जो करना जानता हो और करना चाहता हो। हमारे मुल्क में तो ये देखा गया, जब भी कोई चेयरमैन आता है तो उसके राइट लेफ्ट पे एडवाइजर कोई ऐसे आ जाते हैं जो कि उनको गलत मशवरे देते हैं, उनको सही तरीके, सही सिमत की तरफ गाइड करने के बजाय सिर्फ अपनी जॉब्स के लिए या अपने दोस्तों को, जिस तरह आपने दोस्ती यारी क्रिकेट की बात की, क्रिकेट बोर्ड में जो बाकी जो शोबे होते हैं उसमें भी इस तरह की चीजें, उसमें ये अपनी दोस्ती यारियां निभाते हैं, जो गलत एडवाइजेस देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ख्वाह वो कोचिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिलेक्शन कमेटी को देख लें, कभी आपने भी नहीं सुना होगा कि 7 या 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी कभी हुई हो या किसी भी मुल्क की हो। मैक्सिमम 3 लोग होते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है और 2 उसके साथ कमेटी का मेंबर्स होते हैं, और ये बनती है। तो एक चीज नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी लेबोरेटरी की मानद है कि जिसमें हर 6 महीने बाद, साल बाद एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से एक ऐसा बंदा आता है कि जो तजुर्बात करता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का ये हाल कर दिया। ठीक। यासिर अरफात, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक का मुंतज़िर रहेंगे हम। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़िब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।